नमस्कार। पिछली कक्षा को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ओजोन अक्षय पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ओजोन का एक इम्पोर्टेंस हमने जानी थी कि ओजोन सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी रेज होती हैं उनको वायुमंडल की ऊपरी परतों में ही रोक देता है, जिससे ये पृथ्वी तल तक नहीं पहुंचती हैं। क्योंकि यूवी रेज धरातल पर अगर पहुंचती हैं तो ये जीवित प्राणियों के लिए काफ़ी अधिक हानिकारक होती हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है ये परिचर्चा में कब आई और क्यों आई, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले ओजोन लेयर पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन पिछले हम 40-50 वर्षों की अगर बात करते हैं तब से ये चर्चा में आई। कारण इसका ये था कि 1967 में जो उपग्रह छोड़े गए थे उनसे पहली बार ये पता लगा कि वायुमंडल में जो ओजोन की उपस्थिति है उसके स्तर में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अगर हम समुच्चय रूप में इसकी बात करें तो ओजोन की लगातार कमी होती जा रही है। 1970 के दशक में जो जेट विमान होते हैं, जिन्हें हम सुपरसोनिक विमान भी कह सकते हैं, उनसे भी हमें ये संकेत मिले कि ओजोन कम हो रही है। एक प्रोफेसर हैं एम मोलिना और एस रोलिन, उन्होंने 74-75 में प्रयास किया और बताया कि उन्होंने कंप्यूटर पे आधारित अपना अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि ओजोन की वास्तव में लगातार तेजी से कमी होती जा रही है। फिर 1985 में एक सर्वेक्षण दल था, ये जो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण दल था, उसने ओजोन के ह्रास के ठोस प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर बसंत काल में ओजोन की जो परत होती है वो 40% तक क्षीण हो जाती है। अब ये जो सर्वेक्षण दल था, इसकी जो रिपोर्ट आई उसके बाद से पूरा विश्व समुदाय चिंतित हो गया। फिर एक बहुराष्ट्रीय खोज यात्रा शुरू की गई जो मार्च से लेकर के अक्टूबर तक बसंत काल में और अंटार्कटिका के ऊपर रहा 1987 में। और उन्होंने ये चीज़ें बताई कि अगस्त 1987 और अक्टूबर 1987 के बीच में ओजोन का जो औसत सांद्रण होता है उसमें 50 से लेकर के 100% तक की कमी आई। कुछ क्षेत्रों में 50% और कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे जहाँ पे 100% ही ओजोन लेयर जो थी वो विलुप्त हो गई। ये बात थी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल की और 1987। जहाँ पे 100% ओजोन लेयर विलुप्त हो गई, वहाँ पे ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में है और हाइट की अपन पर चर्चा कर चुके हैं, 20 से 35-40 किलोमीटर के बीच में ये 100% ही विलुप्त हो गई और वहां पे ओजोन लेयर में छोटे छोटे छिद्र बन गए। इन ओजोन रहित क्षेत्रों को ओजोन छिद्र या ओजोन होल कहा गया। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक बहुत बड़ा ओजोन छिद्र है जो कि बसंत काल में, जो कि मार्च के बाद आता है, उसमें साफ दिखाई देने लग जाता है। ये जो ओजोन छिद्र की खोज हुई उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास किए जाने लगे कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है और क्या क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ओजोन का जो ह्रास है, ये पाया गया कि ओजोन का जो ह्रास है वो मुख्यतः जो हैलोजन गैसें होती हैं, जिसमें
क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस आते हैं। आवर्त सारणी में रसायन विज्ञान में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, 9th-10th में आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये जो हेलोजन गैसें होती हैं ये इसमें अपना मुख्य योगदान देती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन बढ़ता है, उसका उत्सर्जन बढ़ता है, तब सर्वाधिक विनाश होता है ओजोन का। ये जो यौगिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है, अज्वलनशील है, ज्वलनशील नहीं है, और रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस है। विशिष्ट परिस्थितियों में इसकी कोई अभिक्रिया होती है, बाकी ये अक्रिय है। अब इसके ये इतने सारे गुण हैं, अज्वलनशील है, नॉन टॉक्सिक है और अक्रिय है। इस वजह से इनका बहुत सारी जगहों पे काम भी किया जाता है, जिसका मुख्य काम है एक प्रशीतन का काम, रेफ्रिजरेशन का काम जो किया जाता है ठंड का, वो इसमें इसका किया जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनकी सफाई में भी इस गैस को काम में लेते हैं। झाग वाला प्लास्टिक बनाया जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये जो एसी हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये जो इंसुलेशन फोम उड़ाई जाती है उसमें इसका उपयोग होता है। कारखानों में भी इसका सॉल्वेंट या विलायक के रूप में, घोलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर, एसी, स्प्रे जो डिब्बे होते हैं उनमें प्लास्टिक, इनका जब हम उपयोग करते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है। और ये मतलब 50 से लेकर के 600-700 सालों तक बनी रहती है उसी पोजीशन में। और जो 70 से 80 का जो दशक था उसमें 70 से 80 कह सकते हैं, 80-90 भी कह सकते हैं, मेनली 75 से लेकर के 85 तक का जो दशक था उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में विश्व स्तर पर बहुत तेजी से वृद्धि हुई। 1986 में एक रिपोर्ट आई उपग्रहों से, इनसे जो फोटोज प्राप्त होते हैं, जो सूचना प्राप्त होती है उनके आधार पे, कि समताप मंडल में ओजोन तेजी से घट रही है। अब इन्होंने बताया कि समताप मंडल की जो ओजोन का ह्रास हो रहा है उसके लिए हेलन, मिथाइल फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, रेफ्रिजरेशन और ये जो वातानुकूलक एसी हैं ये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ये ओजोन का लगभग 25-30% भाग ह्रास कर देते हैं। और ये भी बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अकेला पूरे विश्व के 29%, लगभग 30% भाग का और एक्सक्रीशन उत्सर्जन करता है। फिर नंबर आता है यूरोप और रूस का, और उसके बाद भारत जो कि कुल जितना CFC का उत्सर्जन किया जाता है उसका 2% भाग का उत्पादन भारत करता है। जो भी जिनको हम विकसित देश कह सकते हैं, धनाढ्य देश कह सकते हैं, वो ज़्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से पाया गया कि जो भी देश औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, उन्नत हैं, वो ओजोन परत के ह्रास और विनाश के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। और इसी समय 90s के आसपास प्रति वर्ष वार्षिक दर थी क्लोरोफ्लोरो उत्पादन के बढ़ने की 25 से 30%। ये अंटार्कटिका के ऊपर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो समताप मंडल में पहुंच करके क्लोरीन छोड़ती है और ओजोन का ह्रास करती है।
और ओजोन के कम हो जाने से सूर्य की पराबैंगनी रेज जो हैं वो भूतल पे पहुंच करके, धरातल पे पहुंच करके हानि पहुंचाती है। इस चित्र में आप देख सकते हो कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके ऊपर समताप मंडल में किस तरीके से, हम आगे इस पे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, और भी पिक्चर्स मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं, उनमें अपन विस्तार से जानेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मोटा सा आइडिया हम इस पिक्चर के द्वारा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे ओजोन छिद्र बना हुआ है, और ये जो येलो लाइन से अपन देख रहे हैं ये यूवी रेज है। तो जहाँ पे समताप मंडल में ये ओजोन लेयर मौजूद है, वहाँ पे ये यूवी रेज टकरा करके वापस ऊपरी वायुमंडल में जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही हैं। लेकिन जहाँ पे ओजोन का डिप्लीशन हो चुका है, ओजोन छिद्र बन चुका है, वहां से ऊपर के ये सीधे नीचे धरातल पे पहुंच रही है। अब हम बार बार एक चर्चा कर रहे हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र है, तो ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि ये अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों है, बाकी जगह पे क्यों नहीं है। तो इसका कारण ये है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र इसलिए है क्योंकि विश्व के जो अनेक भाग हैं वहां से क्षितिज पवनें चलती हैं, और इन हवाओं में जो विभिन्न प्रकार के रसायन हैं वो भी साथ में मिलते रहते हैं। अब दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो ओजोन का वायुमंडल में ऊपरी भाग में जो पवन संचार होता रहता है, वहां से 60 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले भाग में पहुंच जाता है। हर साल सर्दी और जो वसंत की ऋतु आती है उसमें अंटार्कटिका के ऊपर बर्फीली वायु का जो जमाव है, ठंडी हवाएं, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, वो बड़ी मात्रा में जमा हो जाती हैं। अब वायुमंडल ये संचरण के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जितने भी रासायनिक तत्व वायु में मिले थे वो सब भी वहां पे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, क्योंकि वायुमंडलीय संचरण के माध्यम से वो वहां पे पहुंच गए और ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए वो रासायनिक तत्व क्या करेंगे, ओजोन लेयर को वहां पे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसी परिस्थितियां वहां पे बन गई, भाई बहुत ज्यादा ठंडी हवा वहां जम गई है, तो जम गई थी, हवा रुक गई, प्रवाह रुक गया है, तो हवा का प्रवाह रुक गया तो अब ज्यादा मात्रा में वहां पे ओजोन नहीं पहुंच पा रही, जो कि वायुमंडलीय संचरण के माध्यम से पहुंचती है। तो नई ओजोन वहां पे पहुंच नहीं पा रही है, और पहले वाली जो ओजोन है उसका इन रासायनिक तत्वों के माध्यम से क्षय स्टार्ट हो गया। और इस प्रकार क्या होता है, जब सर्दियां गुजरती हैं तो अधिक मात्रा में वहां पे ओजोन का क्षय होने से ओजोन परत पतली हो जाती है और ओजोन छिद्र का निर्माण हो जाता है। ऐसा ही उत्तरी ध्रुव पर भी पाया जाता है। और इसका जो विपरीत है वो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय के लिए सच है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ओजोन डिप्लीशन सबसे कम दिखता है, सबसे कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से जो रासायनिक तत्व थे वो सारे कहाँ चले गए, ध्रुवों की तरफ चले गए, उनका संचरण ध्रुवों की तरफ हो गया। तो इसलिए ओजोन डिप्लीशन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे कम दृष्टिगत होता है। तो आगे की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।